हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल IFAS केमिस्ट्री। यहाँ पे नीचे आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस फ्लैश हो रही है। IIT जैम, गेट, CSIR नेट और सेट एग्जाम्स के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2 अक्टूबर से। इन सारे टेस्ट के लिए, एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। रजिस्टर करने के लिए ये जो नंबर है, इस नंबर पे इमीडिएटली कॉल कीजिए और रजिस्टर कीजिए। लिमिटेड सीट्स है, तो आप जितना जल्दी रजिस्टर करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और अपना प्रिपरेशन सही टाइम पे स्टार्ट कीजिए। हर टेस्ट सीरीज, हर लेक्चर सीरीज जो है वो एग्जाम में आपको क्या क्या एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से ही हमने क्रिएट की है। फॉर एग्जांपल गेट के लिए जो टेस्ट सीरीज होंगे उसमें NAT, MCQ, MSQ ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। CSIR नेट में जो पार्ट बी, पार्ट सी के क्वेश्चंस रहेंगे न्यूमेरिकल टाइप के। और सेट एग्जाम में जिस तरह से वेटेज होता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री को, उस वेटेज को ध्यान में रख के हमने ये सारे टेस्ट सीरीज बनाए हैं और ये सारे लेक्चर्स भी बनाए हैं। तो मेक श्योर दैट यू रजिस्टर क्विकली, कॉल अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। ये जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे इमीडिएटली कॉल करो और अपना सीट बुक कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 KSET 2020 का पार्ट 2, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन नंबर्स 81 to 100 ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 66 to 80 ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बाकी सारे क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन मोलर कंडक्टेंस इज रिलेटेड टू टेम्परेचर एज। अब ये मोलर कंडक्टेंस किस चीज पे डिपेंड होता है? Molar conductance is dependent upon the number of ions per mole. So this is dependent upon number of ions per mole of electrolyte. Per mole of electrolyte. ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, वो अलग अलग होता है। सो विच इज वाई मोलर कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर है सॉल्यूशन में, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ इट हैज डिसोसिएटेड, ये डिसाइड करेगा कि मोलर कंडक्टेंस कितना है। अब आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ओके, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये दिस आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयनिक बॉन्ड्स हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए आयंस को एनर्जी मिलता है। ठीक है, इसीलिए वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज। इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होगा और उसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी ये भी इंक्रीज होगी। ओके, सो इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे डिक्रीजेस है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस है इसलिए ये गलत है, और नॉट अफेक्टेड ये भी गलत है क्योंकि टेम्परेचर का हमेशा असर होता है डिसोसिएशन पे। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following statement is the accurate explanation of the effect of adding Cn minus to the cathode of a cell with reaction this? ठीक है, अब ये जो Cn minus है ये किसके साथ रिएक्ट हो सकता है? ये Ag प्लस के साथ भी रिएक्ट हो सकता है, ये Cd2 प्लस के साथ भी रिएक्ट हो सकता है। ठीक है, मगर इन दोनों में से किसके साथ रिएक्ट होगा? अगर दोनों के साथ रिएक्ट होगा तो शायद E0 का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, राइट? बिकॉज ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस में डिसोसिएशन बढ़ जाएगा और ये कॉन्सेंट्रेशन सॉर्ट ऑफ मेंटेन हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि Cn माइनस मतलब साइनाइड आयन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्सेस बनने के चांसेस हैं। एक कॉम्प्लेक्स है CD CN4 2 माइनस, और एक कॉम्प्लेक्स है Ag CN2 माइनस। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्सेस बनने के चांसेस है। अब अगर आपने इनका मतलब फॉर्मेशन कांस्टेंट देखा, ओके, इफ वी स्टार्ट कंपेयरिंग देयर फॉर्मेशन कांस्टेंट्स, फॉर्मेशन कांस्टेंट मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम में व्हाट इज द डिग्री टू व्हिच द इंडिविजुअल आयंस actually convert to the complex ion। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट देखा, AgCN2 माइनस का फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा है। दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻18, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻16। ठीक है, एटलीस्ट 100 टाइम्स ज्यादा है।
ठीक है, सॉरी नॉट 6, 16। ओके, इसका मतलब है कि साइनाइड विल प्रेफरेंशियली बाइंड टू Ag प्लस। ओके, साइनाइड Cn माइनस preferentially binds to Ag plus, binds to Ag plus, ठीक है, एज कंपेयर टू Cd2 प्लस। तो अगर Ag प्लस के साथ बाइंडिंग है तो AgCN2 माइनस फॉर्म होगा। इसका मतलब ये गलत है और ये गलत है। ये दो ऑप्शंस आप इमीडिएटली एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे CdCN4 है। ये समझ में आ गया? ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, E0 कैलकुलेट करना है। अब E0 कैसे कैलकुलेट करते हो? यूज नॉन्स्ट इक्वेशन। ओके, नॉन्स्ट इक्वेशन ये एक ही इक्वेशन है जो हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। एंड व्हाट डज द नॉन्स्ट इक्वेशन टेल अस? E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF ln ऑफ Q। और यहाँ पे ln ऑफ Q मतलब क्या होगा? CD2 प्लस अपॉन Ag प्लस। ओके, अब ये अगर आपने देखा इस इक्वेशन में Ag प्लस कम हो रहा है, इस इक्वेशन में Ag प्लस का वैल्यू कम हो रहा है। इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है यहाँ पे डिनोमिनेटर कम हो रहा है, मतलब ओवरऑल ln का वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना ही फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा होता है। तो Ag प्लस कम हो रहा है मतलब ln का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब ये जो ओवरऑल हमने लिखा है, सेकंड टर्म जो लिखा है, इसका वैल्यू बढ़ेगा। और अब आप क्या कर रहे हो, E0 से एक बड़ा वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, पहले एक छोटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया था, अब एक बड़ा वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इसका मतलब है कि ये जो E है ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये मैं फिर से रिपीट करता हूं, Cn माइनस साइनाइड जो है वो Cd2 प्लस के कंपैरिजन में सिल्वर से ज्यादा बाइंड करेगा। ओके, इट प्रेफरेंशियली बाइंड्स टू Ag प्लस। इसका मतलब क्या है, Ag प्लस जो था सॉल्यूशन में वो सारा Cn माइनस के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो Ag प्लस का, फ्री Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। और Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है मतलब ये डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ln की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ln की वैल्यू बढ़ गई तो ये सेकंड टर्म जो है इसकी भी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है कि E0 से, मतलब ये वैल्यू है 1.2 वोल्ट्स, इससे हम एक बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जितनी बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ही इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल पहले 1.2 वोल्ट्स माइनस सपोज 0.3 वोल्ट्स था, अब क्या है 1.2 वोल्ट्स माइनस लेट्स से 0.6 वोल्ट्स है। तो यहाँ पे पहले वैल्यू कितना था, 0.9 वोल्ट्स था, अब यहाँ पे वैल्यू क्या है 0.6 वोल्ट्स। मतलब ये ओवरऑल पोटेंशियल जो है ये कम हो रहा है। ओके, दिस पोटेंशियल इज एक्चुअली डिक्रीजिंग। ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर इज E0 डिक्रीजेस बिकॉज AgCN2 माइनस इज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीजेस है जो गलत होगा, which is why this option is also wrong। समझ में आ गया? सो नॉन्स्ट इक्वेशन के सहारे हम आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से E में क्या असर हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट, सो आंसर टू द 82nd क्वेश्चन इज द फोर्थ ऑप्शन, E0 decreases because of AgCN2 minus formation। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the value of equilibrium constant for a feasible electrochemical cell is, अब delta G naught cell, this should be less than 0 for feasible reaction, right? feasible electrochemical cell के लिए delta G naught जो है वो less than 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, therefore delta G naught क्या होता है, delta G naught is actually equal to minus RT upon NF ln K, this should be less than 0। okay, minus RT upon NF ln K, this should be less than 0। इसका मतलब क्या है, अगर आप RT upon NF से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, therefore अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, ये माइनस साइन जो है ना वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, so what we can write is RT upon NF into इससे एक्चुअली ओके,
हम एक काम करते हैं, इससे थोड़ा सा इजी मेथड हम ढूंढ निकालते हैं ताकि आपको ये समझने में आसान रहेगा। ठीक है, डेल्टा जी नॉट सेल शुड बी लेस देन 0। अब डेल्टा जी नॉट क्या होता है? दिस इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन ऑफ के। ठीक है, अगर इसी को रीअरेंज कर दिया तो हमें क्या मिलता है? एल एन ऑफ के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट सेल अपॉन ln of k is equal to minus delta g naught cell upon nf sorry into nf, यहाँ पे ऊपर आएगा upon r t। therefore k is what? k is e raised to minus delta g naught cell into nf upon rt। ठीक है, और feasible reaction के लिए क्या चाहिए हमें? delta g naught cell is less than 0, which means this is negative। okay, इसका मतलब क्या है? for a feasible cell this is negative। okay, और अगर ये नेगेटिव है therefore हम क्या लिख सकते हैं? k is equal to e raised to a positive number। therefore k is equal to e raised to a positive number। ठीक है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट सेल नेगेटिव है तो माइनस डेल्टा जी नॉट सेल पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब k is e raised to a positive number। ठीक है, अब देखो e raised to 0 क्या होता है? e raised to 0 is 1। ठीक है, e raised to पॉजिटिव नंबर क्या होगा? दिस विल बी ग्रेटर देन 1। एंड e raised to नेगेटिव नंबर क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन e raised to वो पॉजिटिव नंबर। ठीक है, क्योंकि e raised to नेगेटिव है, अगर पावर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो 1 अपॉन e raised to 1 मतलब दिस विल बी लेस देन 1। हमें क्या चाहिए? e raised to a positive number and this will be greater than 1, which is why correct answer is the equilibrium constant must be greater than 1। समझ में आ गया? So this is the concept that you have to apply। equilibrium constant is greater than 1। एक और तरीके से भी आप ये सॉल्व कर सकते हो, लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो कि if equilibrium constant is greater than 1, इसका मतलब ये होता है कि product formation is more spontaneous। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट जो है दैट इज हायर, kf इज हायर देन kr। ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए सेल रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए ईएमएफ हो रहा है। ठीक है, सो फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू बी फीजिबल द प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट शुड बी फास्टर देन द रिएक्टेंट फॉर्मेशन रेट, और द फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी फास्टर देन द रिवर्स रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है, इसका मतलब क्या है कि k has to be greater than 1। if k is equal to 1, इसका मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट से जा रहे हैं। we want forward reaction to be faster, इसीलिए हम कहेंगे कि k has to be greater than 1। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, substances whose solutions can readily diffuse through animal membranes they are named as crystalloids। ये जो है ये crystalloids का definition ही है। तो crystalloids are minute crystal। okay, crystalloids are very minute crystals जो बड़े crystals में grow नहीं हो चुके हैं। okay, they have not grown into larger crystals but they are not completely amorphous either, so they are called as crystalloids। ठीक है, so crystalloids are essentially very small tiny crystals। okay, crystal formation start हुआ है मगर जो crystal का original shape है वो shape हमें अभी तक नहीं मिला है। okay, so they are called as crystalloids। समझ में आ गया? and animal membranes ये क्या होता है? these are semi permeable membranes। these are semi permeable membranes। तो इनका पोर साइज छोटा होता है, तो उस पोर साइज से जो पास हो सकता है, crystalloids are one of those substances। ठीक है, so that is why the correct answer is B। the depolarizer used in a dry cell battery। तो depolarizer होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, the depolarizer is मैंगनीज डाइऑक्साइड। ओके, अब ये depolarizer वर्ड जो है इसका मतलब क्या है? what is the meaning of the word depolarizer? Depolarizer is essentially something that stops the buildup
This stops the buildup of H2 bubbles at the electrodes. Stops the buildup of H2 bubbles at the electrodes. ठीक है, अभी H2 bubbles क्यों फॉर्म हो रहे हैं? आपके पास इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? H प्लस आयंस आ जाएंगे सोल्यूशन से, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म हो सकते हैं. यू कैन हैव फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, अब ये अगर हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म हो गए सोल्यूशन में, ओके, सो दिस इज द कंटेनर दैट यू आर यूजिंग एंड यू हैव अ लिक्विड इन इट. ठीक है, तो हाइड्रोजन के बबल्स अगर फॉर्म हो गए तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ H2 बबल्स आर फॉर्म? ये H2 बबल्स क्या करेंगे? सरफेस एरिया जो है वो ब्लॉक कर देंगे, और सरफेस पे अगर H2 बबल्स अक्यूमुलेट हो गए तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये सोल्यूशन के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रिएक्शन उस इलेक्ट्रोड के सरफेस पे हो रही थी, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो रिएक्शन हो रहा था, वो अब नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत छोटे एक्सटेंट में हो पाएगा, which is why this will interfere in the electrochemical reactions. तो MnO2 क्या करेगा? MnO2 will change its oxidation state, it will get reduced. ठीक है, so it will actually it will combine with the hydrogens, और ये जो H plus ions जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके जब H2 बबल्स बना रहे हैं, उनकी जगह पे MnO2 will start accepting electrons and it will stop the formation of H2 bubbles, जिसकी वजह से बैटरी जो है जो ड्राई सेल है वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है, सो ड्यू टू द स्टॉपिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 bubbles. ठीक है, सो द पर्पस ऑफ अ डिपोलराइजर इज टू स्टॉप द बिल्डअप ऑफ हाइड्रोजन बबल फॉर्मेशन. ठीक है, सो दैट द सेल ड्राई सेल बैटरी functions at the highest efficiency. ठीक है, सो MnO2 is the example. NH4Cl का एक ड्राई पेस्ट भी यूज करते हैं KOH में. Na3PO4 बहुत रेयरली यूज होता है ड्राई सेल बैटरी में. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एल्यूमिनियम इज अबव हाइड्रोजन बट इट इज स्टेबल इन एयर एंड वाटर. इसका रीजन क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम अबव है, मतलब E0 रिडक्शन of Al3 plus to aluminium is greater than E0 reduction of H plus to H2. ठीक है, और इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन इज मच मोर कन्वीनियंट फॉर एल्यूमिनियम. ठीक है, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है ये रिएक्ट क्यों नहीं कर सकता सरफेसेस पे? ओके, so the reason why aluminium is stable, it's a metal that does not easily react with air or water, is because ये बहुत जल्दी oxidize हो जाता है. okay, and once it gets oxidized, aluminium oxide is formed on the surface. ठीक है, और ये क्या करता है? it breaks contact of aluminium with moisture and air. ठीक है, जिसकी वजह से स्टेबल हो जाता है. दिस इज क्वाइट नॉन रिएक्टिव. ठीक है, तो इसी एल्यूमिनियम को एक एल्यूमिनियम बार हमने लिया. ओके, एंड दिस एल्यूमिनियम बार इज एक्चुअली नाउ ऑटोमेटिकली गेट्स कोटेड विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, और ये अगर आपने HCl में डिप करके बाहर निकाल दिया तो ऊपर का एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो निकल जाएगा, एंड नाउ दिस एल्यूमिनियम क्विकली बिकम्स वेरी रिएक्टिव. ठीक है, इसका रीजन ये है कि जो एक स्टेबलाइजिंग लेयर है जो मॉइस्चर और एयर के साथ कांटेक्ट ब्रेक कर रहा है वो अब निकल गया है, एंड यू विल गेट अ रिएक्टिव एल्यूमिनियम सरफेस. ठीक है, which is why the correct answer here is option number B. Layer of aluminum oxide formed at the surface makes it stable. Okay? अच्छा, एक यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये उल्टा होना चाहिए. E0 reduction is lower, which is why aluminum is above in the electrochemical series. ठीक है? All right. Next question देख लो. Identify the incorrect statement. Identify the incorrect statement.
तो इसमें दो टर्म्स को यूज किए हैं, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ इज फॉर एलिमेंट्री स्टेप्स ओनली। तो A प्लस बी गिविंग C, ये अगर रिएक्शन होगा तो रेट इज इक्वल टू K टाइम्स A इंटू B। ओके, इसको कहते हैं रेट लॉ। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये यूज होता है फॉर इक्विलिब्रियम सिचुएशंस। ठीक है, मतलब A प्लस बी रिवर्सिबली गिव्स C। ठीक है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हमें क्या पता चलता है कि K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू C अपॉन A इंटू B। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो ये जो है दिस इज फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और ये होता है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये होता है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो आप पहला देखते हैं, रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बट लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। अगेन नो, क्योंकि जब तक ये रिएक्शन कैसे होता है, कौन कौन से रिएक्शंस पार्टिसिपेट होते हैं, ये जब तक पता नहीं चलता, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें लॉ ऑफ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है दिस कम्स फ्रॉम अ थियोरेटिकल डेफिनेशन, क्योंकि रिएक्शन अगर पता है तो लॉ ऑफ मास एक्शन डायरेक्टली आ जाता है। रेट लॉ में ये रेट लॉ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ओनली फॉर एलिमेंट्री स्टेप्स, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, ओके, और एलिमेंट्री स्टेप्स। अदरवाइज ये हमें एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ये सही है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है ये भी सही है, क्योंकि अगर हमें रिएक्शन पता है, ओवरऑल रिएक्शन भी पता है, तब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो अगर ये दोनों सही है, इसका मतलब दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, रेट लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। वो तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो, तो ऑब्वियसली ये दोनों अलग अलग हैं। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Rate law is more useful than law of mass action in development of mechanism. More useful नहीं, it is equally useful। और अगर ये गलत है, इसका मतलब ये आंसर सही आंसर होना चाहिए, because this is an incorrect statement। अगर आपने फोर्थ स्टेटमेंट देखा, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ। सम ऑफ पावर्स, यस दिस इज करेक्ट। इसका मतलब ये आंसर भी गलत है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में कई बार ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको क्या करना है, गलत स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना है, जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली सही आंसर होगा। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोलिजन थियरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन्स व्हाट? कोलिजन थियरी एक्सप्लेन्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी अगर पता हो तभी हम कोलिजन थियरी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता हो तभी हम कोलिजन थियरी अप्लाई कर सकते हैं। So these two concepts are not explained by collision theory। तो ये डेफिनेटली गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। Okay, because this has to be experimentally observed order of reaction। ठीक है, और molecularity ये जो है ये mechanism से पता चलता है। Okay, ये mechanism से पता चलेगा। So none of these are actually theoretical concepts। Collision theory is actually a theoretical prediction, theoretical explanation of observations। ओके, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, कोलिजन थियरी इसेंशियली क्या बताती है कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं, इसीलिए रिएक्शन होता है, और मॉलिक्यूल्स किस रेट से कोलाइड होते हैं ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी which is dependent upon average velocity and number crowding, number density of molecules and so on and so forth। दूसरा फैक्टर है एनर्जी फैक्टर, जो कहता है कि अगर सही अमाउंट ऑफ एनर्जी से ही कोलाइड करेंगे तभी वो एक्टिवेशन बैरियर क्रॉस कर पाएंगे और रिएक्शन होगा। और तीसरा फैक्टर है वो है करेक्ट ओरिएंटेशन। अगर करेक्ट ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तभी रिएक्शन होगा। ये आपने SN2 मैकेनिज्म में भी कई बार देखा है, बैक साइड अटैक होगा तभी वो रिएक्शन सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, so which is why collision theory is a theoretical explanation of the rate of a reaction। How quickly a reaction can happen depends upon collision frequency
करेक्ट ओरिएंटेशन एंड करेक्ट एनर्जी, ठीक है। सो रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय दीज फैक्टर्स, ठीक है। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेलोसिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी इंक्रीज बाय ऑल द फैक्टर्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है कि कौन सा फैक्टर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर सकता, ओके। दिस एक्चुअली मीन्स डज नॉट, दिस एक्चुअली मीन्स डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ये हमें फिगर आउट करना है, ओके। डज नॉट इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, तो कौन कौन सा फैक्टर है? टेम्परेचर, दिस इंक्रीजेस, टेम्परेचर की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि अर्हेनियस इक्वेशन एक्सप्लेन करता है ये कैसे होगा। इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस ऑल्सो इंक्रीजेस द वेलोसिटी, ठीक है। दिस ऑल्सो इंक्रीजेस द वेलोसिटी, क्योंकि रेट लॉ हमने देखा है कि रेट लॉ इज डिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा रेट भी बढ़ेगा। इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, अगर एक्टिवेशन इंक्रीज कर दी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव सफिशिएंट एनर्जी दैट विल डिक्रीज, व्हिच इज व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एंड व्हिच इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यूजिंग अ कैटलिस्ट, ऑब्वियसली दिस आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये एक्टिवेशन बैरियर को लोअर करने में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे which has a lower activation barrier, so this will also increase the rate of reaction. So the correct answer is the third option, increasing the activation energy. Next question देखो, for an elementary irreversible parallel reaction, A giving R, इसका रेट है K1, और A giving S, इसका रेट है K2. Rate of consumption of A कैसे होगा? So which means we want to write minus dA dt, और ये हमने देखा है दिस विल डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मगर ए यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, सॉरी ये प्लस डी ए बाई डी टी, ए यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पे आएगा माइनस K1 टाइम्स ए, और सेकेंड रिएक्शन में भी ए कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पे आएगा माइनस K2 टाइम्स ए, ठीक है। और ए को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स ए, ठीक है, माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स ए। देयरफॉर रेट ऑफ कंजम्पशन अगर हमें कैलकुलेट करना है माइनस dA dt, तो ये माइनस साइन उस तरफ ले जाते हैं एंड व्हाट यू विल गेट इज K1 प्लस K2 टाइम्स ए। करेक्ट आंसर इज द सेकंड ऑप्शन। इतना सिंपल कैलकुलेशन है, सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, ये इक्वेशन दिया है। अब हमें पता क्या है, व्हाट वी नो इज MA प्लस NB गिविंग PX प्लस QY, ये अगर रिएक्शन होगा देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस 1/m dA dt, ठीक है। इसका मतलब m का जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, a का जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ पे रेसिप्रोकल बन के यहाँ पे चला जाएगा, एंड बिकॉज a इज अ रिएक्टेंट इट गेट्स कंज्यूम, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। वैसे ही अगर b के टर्म्स में लिखना है तो n यूज करना पड़ेगा, दिस विल बी माइनस, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस 1/n, तो ये n जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा एंड यू गेट dB बाय dt, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट्स के टर्म्स में लिखना है तो यहाँ पे प्लस आएगा 1/p dx dt, या फिर प्लस 1/q dy dt, ठीक है। इसका मतलब जहां जहां पे प्लस आएगा वो प्रोडक्ट्स है, जहां जहां पे माइनस आएगा वो रिएक्टेंट्स है। तो ये जो रेट लॉ दिया है इसमें रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? दीज आर रिएक्टेंट्स, तो D जो है ये जाना चाहिए रिएक्टेंट्स में, इसका मतलब D रिएक्टेंट्स में कहाँ पे है? सिर्फ एक ही जगह पे, तो इसका मतलब ये सही आंसर होगा। दैट सॉल्व्स योर क्वेश्चन। अगर आपने प्रोडक्ट्स के केसेस में देखा तो प्रोडक्ट्स के केसेस में क्या है, ये प्रोडक्ट होगा ये प्रोडक्ट होगा, तो C और A ये दोनों प्रोडक्ट्स होने चाहिए। C और A प्रोडक्ट्स कहाँ पे है? सिर्फ यहाँ पे है और कहीं भी नहीं है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आंसर है। एलिमिनेट करना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ क्रिस्टल द एटम्स आर लोकेटेड एट द पोजीशन ऑफ
ये आंसर ऑब्वियस है, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जहां भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहां पे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इसका मतलब है दिस इज द इक्विलिब्रियम vibrational position. This will be the equilibrium vibrational position. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होती है? जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली एट इंफिनिटी, ठीक है। अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी जीरो कभी नहीं होती है, इट इज जीरो ओनली एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी नेवर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इन अ क्रिस्टल इज नेवर इनफाइनाइट, क्योंकि इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है इसका मतलब मॉलिक्यूल एकदम स्टेशनरी है, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है कि देयर इज अ रेसिडुअल एंट्रोपी एट जीरो केल्विन। इसका मतलब है इवन एट जीरो केल्विन द मॉलिक्यूल इज इन मोशन, इसकी वजह से मॉलिक्यूल में एंट्रोपी है, राइट। एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज द extreme position. This is the extreme position, extreme vibrational or oscillational position, ठीक है। Which is why the third option मतलब equilibrium position जो होगा that is the correct answer. Okay, next question देख लो, which of the following oxide shows electrical properties like metals? The correct answer is CO2. This is due to D transitions. डी ट्रांजिशंस होते हैं इन CrO2, ओके, ये D2 सिस्टम होता है, तो इसके जो डी ट्रांजिशंस हैं वो इजी होते हैं, एंड विच इज व्हाई इट कैन इजीली बिहेव लाइक अ मेटल, एंड दैट्स व्हाई इट हैज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक अ मेटल। जो बैंड गैप होता है वो छोटा होता है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू केमिसॉर्प्शन? केमिसॉर्प्शन में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जो इजीली रिवर्सिबल नहीं होता है, मतलब नॉट एप्लीकेबल कौन सा होगा? इट इज रिवर्सिबल, ठीक है, बिकॉज दिस इज इरिवर्सिबल, दिस इज इरिवर्सिबल। बाकी सारे पॉइंट्स एकदम सही है। हाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। केमिसॉर्प्शन है कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ओके, इसलिए डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। ऑकर्स एट हायर टेम्परेचर, यस, क्योंकि एक्टिवेशन बैरियर क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो जरूरी है, एक्टिवेशन बैरियर एनर्जी ये मिलती है सिर्फ हाई टेम्परेचर्स पे। और मोनोलेयर ये भी सही है क्योंकि केमिकल बॉन्ड होता है, ओके, और अदर इट इज अ स्पेसिफिक इंटरैक्शन, इट इज अ स्पेसिफिक इंटरैक्शन। फॉर एग्जांपल फिजिक्स ऑप्शन में नॉन स्पेसिफिक वैंडरवाल्स इंटरैक्शंस होते हैं, या फिर नॉन स्पेसिफिक चार्ज्ड आयन आयन इंटरैक्शंस हो सकते हैं, which is why you can get more than a monolayer, but chemis option में सिर्फ monolayer बनेगा, that's why the correct answer is C. Next question देखो, addition of different types of monomers to a polymer chain is known as। अब यहाँ पे addition देखते ही लोगों को लगेगा कि addition polymerization आंसर है, मगर ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, different types of monomers ये कब होता है? This is only in copolymerization, this is only in copolymerization। एडिशन पॉलीमराइजेशन इज जस्ट द रिएक्शन मैकेनिज्म जहाँ पे कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, एंड ड्यू टू कॉन्जुगेशन, सॉरी नॉट कॉन्जुगेशन, अनसैचुरेशन होना जरूरी है, जिसकी वजह से एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं। बट कोपॉलीमराइजेशन, फॉर एडिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स यू डोंट नीड अनसैचुरेशन, यू कैन ऑल्सो हैव कंडेंसेशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शंस, मगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स ये जो पॉइंट है इसकी वजह से आंसर होगा कोपॉलीमराइजेशन। So the correct answer is the second option. Chain reaction polymerization ये भी addition reactions में होता है, मगर typically free radical mechanisms में होता है, okay, so this typically happens in free radical mechanisms। और disproportionation होता है, this is not even a polymerization reaction, okay, polymerization होने के लिए disproportionation होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। So the correct answer is the second option, copolymerization। Next question देखते हैं, which of the following is not a characteristic trait of a polymer material? ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। देखो, पॉलीमर मटेरियल्स जो होते हैं उनका हाई स्ट्रेंथ हमेशा होता है, दे विल ऑलवेज हैव अ हाई स्ट्रेंथ,
दे विल ऑल्सो बी ऑलवेज रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक्स, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल टेफ्लॉन जो है या पॉलीथीन जो है, ये सारे केमिकल अटैक्स को रेजिस्ट करते हैं। इवन रबर जो है वो भी बहुत हाई अमाउंट तक केमिकल अटैक्स को रेजिस्ट करता है। वल्कनाइजेशन के लिए हमें हाई टेम्परेचर पे सल्फर हेक्साक्लोराइड के साथ हीट करना पड़ता है। ओके, लो कॉस्ट भी हमेशा होता है। ओके, द पॉलीमर मटेरियल्स आर आल्सो ऑलवेज लो कॉस्ट। मगर आप सोचोगे कि लो डेंसिटी भी तो होता है। आपने LDPE और HDPE, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन और हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, ये दोनों देखे हैं। इसका मतलब लो डेंसिटी तो हो सकता है, मगर लो डेंसिटी इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट। मतलब हर पॉलीमर में ये होगा ये जरूरी नहीं है, बिकॉज we can see that we have an HD polyethylene, high density polyethylene। इस HD का मतलब हाई डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो अपने वीडियो के पूरी दुनिया में हम लोग HD सुनते ही सबसे पहले हमें वीडियो ही याद आता है, HD वीडियो, SD वीडियो। तो ये HD वीडियो मतलब HDPE मतलब हाई डेफिनेशन पॉलीथिलीन नहीं, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन होता है, ठीक है। सो HDPE भी हो सकता है, इसीलिए low density is not a characteristic trait. So the correct answer is the first option. Low density possible है, but it's not a characteristic trait because you can also have high density. मगर बाकी सारे polymers देखे, they are always resistant to chemical attack. They always have a high strength. Brittle नहीं होते हैं, rarely brittle होते हैं, and they always have a low cost. So which is why correct answer is the first option, low density. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सेस ऑफ सोडियम आयंस इन आवर बॉडी कॉज, क्या हाई एक्सेस ऑफ सोडियम आयंस कहाँ पे होता है? ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करोगे तब भी पता चलेगा। सॉल्ट इनटेक, कॉमन सॉल्ट, ज्यादा नमक खाने से क्या होता है? किन लोगों को बोला जाता है कि ज्यादा नमक मत खाओ? डायबिटीज होता है या फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसका मतलब ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो भी बीमारी होगी वो हाई सोडियम इनटेक की वजह से होती है, ठीक है। डायबिटीज में ये नहीं कहा जाता क्योंकि डायबिटीज इज अ प्रॉब्लम विद शुगर और द डाइजेशन ऑफ शुगर, तो डायबिटीज इज डिफरेंट। लो ब्लड प्रेशर मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ आयरन इज लेस, ओके, लो आयरन, ओके, देन यू गेट लो ब्लड प्रेशर, लो आयरन, ठीक है। सो बोथ दीज आर नॉट करेक्ट, दे आर रिलेटेड बट दे आर नॉट करेक्ट। हाई ब्लड प्रेशर इज द करेक्ट आंसर ड्यू टू सोडियम आयंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल सरफेस एरिया फॉर टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस हैविंग परफेक्ट क्यूबिकल शेप ऑफ 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने जानबूझ के ग्रीन में मार्क किया है क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है। ओके, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ओके, सपोज दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ परफेक्ट, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, मगर कितना डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस, ये दिया ही नहीं है। हैविंग परफेक्ट क्यूबिकल शेप, अगर दो पार्टिकल्स है तो उनका शेप क्यूबिकल कैसे हो सकता है? क्यूब शेप मतलब कैसा होगा? इस तरह का शेप होगा, राइट। क्यूब शेप मतलब ऐसा शेप होगा। तो वी डोंट रियली अंडरस्टैंड, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज नॉट क्लियर कि वो क्या कहना चाहते हैं। 1 यूनिट लेंथ अगर होगा, मतलब अगर मान लिया कि वो क्यूबिकल शेप है और ये 1 है, तो तब भी आंसर क्या होगा? 6 into 1 स्क्वायर, ये सरफेस एरिया हो जाता है which is 6, और 6 तो आंसर चॉइसेस में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कंप्लीटली रॉन्ग था। ये क्वेश्चन डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो क्वेश्चन का जो वर्डिंग है, ये वर्डिंग ही गलत है। ओके, सो आई हैव अ वेरी ह्यूज हिंट, एक डाउट है मुझे इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेन पोल्यूटेंट ऑफ लेदर टैनरीज इन द वेस्ट वाटर इज ड्यू टू सॉल्ट ऑफ व्हाट? This is due to the salt of chromium. Okay, this is due to the salt of chromium. ठीक है, lead जो है ये होता है, this is the pollutant from vehicles. Okay, पेट्रोल बर्निंग व्हीकल्स होते हैं उनमें ये पोल्यूटेंट होता है। मैग्नीशियम पोल्यूटेंट ये जनरली कहाँ पे होता है? जहाँ पे हार्ड वाटर आपको नजर आएगा। ओके, इट्स नॉट अ पोल्यूटेंट एग्जैक्टली, मगर हार्ड वाटर के केस में ये होता है। सीजियम जो है, दिस इज हेवी मेटल कंटामिनेंट। ओके, हेवी मेटल जहाँ पे यूटिलाइज किए जाते हैं,
वहाँ पे सीजियम होगा। तो ये जनरली बैटरी के कारखाने होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाने वाले जो कारखाने होते हैं वहाँ पे कभी कभी सीजियम यूज किया जाता है, तो वहाँ पे इस तरह का वेस्ट क्रिएट होगा। द करेक्ट आंसर इज क्रोमियम 6 विच इज इन टैनरीज। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, when the biological oxygen demand value of a water sample is less than 5 ppm, it indicates that water sample is। ठीक है। अब ये BOD कब होता है? BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन का डिमांड है ये। ओके, ये डिमांड कब हाई होता है? BOD is high when organic waste matter is high, when organic waste matter is high। और organic waste matter high कब होता है? Polluted। okay, organic waste matter is high when there is a lot of polluted water source। okay, अब अगर BOD less than 5 ppm है, इसका मतलब this water is least polluted। इसका मतलब है this water is least polluted। यहाँ पे ट्रिकी कॉन्सेप्ट क्या है? पुअर इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ओके, BOD कम है, कम ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन डिसॉल्व ही कम होगा, ऐसा लगेगा, बट दैट्स नॉट करेक्ट। बिकॉज पुअर इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब क्या है? ऑक्सीजन डिसॉल्व ही नहीं हुआ है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब जितना ऑक्सीजन है उसमें से कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। तो इट डजंट मैटर वेदर 10 ppm ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व और 100 ppm ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व, जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ऑक्सीजन डिमांड होगा। ठीक है। सो इफ ऑर्गेनिक मैटर इज लेस, इट मींस BOD विल बी लेस। So it has something to do with the amount of pollutant rather than the amount of dissolved oxygen। तो इसका मतलब है poor in dissolved oxygen, ये सही नहीं होगा। ठीक है। And not suitable for aquatic life। Okay, when will it not be suitable? जब वहां पे dissolved oxygen कम है। मगर हमने अभी देखा कि BOD has nothing to do with dissolved oxygen। BOD has something to do with how much organic matter is present, and low organic matter means low BOD, meaning less pollution। okay, so even this is not correct। rich in dissolved nitrogen, नाइट्रोजन का कोई संबंध ही नहीं होता है when we talk about BOD। the correct answer is the third option, least polluted। okay, this is the least polluted water sample, so it is actually best suited for aquatic life। okay, and dissolved oxygen कितना होगा ये तो हम बता भी नहीं पाएंगे, because BOD has nothing to do with dissolved oxygen। समझ में आ गया? only thing is BOD will never be less than dissolved oxygen। BOD will always be less than or equal to dissolved oxygen। it will never be more than dissolved oxygen, क्योंकि जितना ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है उतना ही ऑक्सीजन यूटिलाइज हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो BOD इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्चुअल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, बट अदरवाइज उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। ऑलराइट, तो ये थे सारे सॉल्यूशंस फॉर KSET 2020। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, मगर एक और काम आपका करना बाकी है। कौन सा काम बाकी है? ये एक काम बाकी है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। लाइक शेयर नहीं करोगे तो पाप लगता है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो KSET का प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर पाओगे, हमारे जो नए नोटिफिकेशंस है वो नोटिफिकेशंस मिस करोगे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दो और लाइक करो, शेयर करो, पुण्य का काम करो, पाप का काम मत करो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय फ्रॉम मी।